जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आगे हम स्वर के बाद व्यंजन के पढ़ेंगे। व्यंजन स्वर हमने पढ़ लिया था। स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। व्यंजन पीछे हमने बताया था उदाहरण में ही कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो, जैसे हम ऊपर दिखाए थे आपको क, तो क अ, क, ख अ, ख, यानी कि ह्रस्व क, ह्रस्व च, ह्रस्व ठ और उसके साथ अ मिलता है तब जा कर के व्यंजन बनता है। तो उदाहरण भी आप समझ ही गए। परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। ऊपर स्वरों की संख्या हमने आपको शायद नहीं बताई थी, तो स्वरों की संख्या जान लेंगे। इनकी संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 व्यंजन और 11 स्वर जानते हैं। अब स्वरों की भांति व्यंजन को भी विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने वाले मुख के वे भाग जो उच्चारण करते हैं वो अन्य भागों का स्पर्श करते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श मतलब छूना। तो अब ये स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक होते हैं और क से लेकर के म तक वर्गों में बांटा गया है। क में जितने भी क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ऐसे क से लेकर के अंग तक क वर्ग के अंतर्गत, च से लेकर के य तक च वर्ग के अंतर्गत, ट से लेकर के ण तक ट वर्ग के अंतर्गत, त से लेकर के न तक त वर्ग के अंतर्गत और प से लेकर के म तक प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो वर्गों की संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण पर उस वर्ग का नाम रखा जाता है। जैसे क पहला वर्ण है तो क वर्ग, च पहला वर्ण है तो च वर्ग, ट है ट वर्ग, त है त वर्ग, प है प वर्ग। तो ये क से लेकर के म तक ये स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या होती है 25। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य स्थित हो। स्पर्श समझ गए। और ऊष्म होता है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने से वायु रगड़ खाते हुए गर्माहट पैदा करते हुए मुख से बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, 11 अलावा, और ऊष्म व्यंजन भी 4, श, श, स और ह। इसके अलावा एक संयुक्त व्यंजन आता है जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल करके, 2 व्यंजन या 2 से अधिक भी कहा जा सकता है, मिल करके एक नया व्यंजन बनाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे हम छ की बात करें तो क, श मिल करके, त्र की बात करें तो र मिल करके, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी में अड़ और ढ़ ये 2 ध्वनियाँ बन गई हैं, शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं, इनको आगत ध्वनि भी कहा जाता है। इसके अलावा उच्चारण स्थान की बात आती है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मुख के किस भाग से उसका उच्चारण किया जाता है। कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों को कंठ्य, तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को तालव्य, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों को मूर्धन्य। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ओष्ठ से ओष्ठ्य, कंठ तालु से कंठ तालव्य। और ये वर्ण हैं, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। इसके अलावा ह, अ और आ। च वर्ग य, श, ई और ई तालु से। मूर्धा जो दांत के ऊपर आंतरिक अंदर से दांत के ऊपर जो मसूड़े का खुरदरा भाग होता है उसको मूर्धा कहा जाता है, वहाँ से उच्चारित होने वाले वर्ण मूर्धन्य, जिसमें ट, ठ, ट उच्चारण करते हैं तो जिह्वा वही मूर्धे पर जा करके जब जिह्वा को करेंगे ट, ठ, ड, ढ, तो इसीलिए उनको मूर्धन्य कहा जाता है। तो इसके बाद आता है अयोग वाह। अभी हमने स्वर और व्यंजन का पढ़ लिया। स्वर व्यंजन के बाद
हम देखेंगे कि अंग और अह दो वर्ण छूट जाते हैं। इसके अलावा एक चंद्र बिंदु आता है, वो भी अयोग वाक्य के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। इसमें अंग और अह, तो अंग जो है अनुस्वार, जैसे शंख, कंघा, घंटा, इन शब्दों का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, इनका उच्चारण न के समान होता है। अंग की मात्रा को ही अनुस्वार कहा जाता है। उसके बाद अनुनासिक, अनुस्वार के बाद एक विसर्ग आता है जो इसमें नहीं दिया गया है। आ की मात्रा को विसर्ग कहा जाता है। इसके बाद अनुनासिक, जो नाक का अनुसरण करते हुए जिसका उच्चारण हो उसे अनुनासिक कहा जाता है। जिस चंद्र बिंदु हम पढ़ते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु नाक तथा मुख दोनों से निकलती है, अनुनासिक कहा जाता है। तो अंग और अह अयोग वाह है, ना ही ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। और ये विसर्ग की बात हमने की, अह की मात्रा जो है उनको विसर्ग कहा जाता है। ये अयोग वाह में ही आते हैं। अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार ये तीनों अयोग वाह कहे जाते हैं। तो इस तरह से आपका द्वितीय चैप्टर वर्ण विचार समाप्त होता है। धन्यवाद।